तो बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल जो पहला पढ़ना है, देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो वो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला था वो अलग था, है ना। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां पे जो पढ़ते हो हेटेरोडाइएटॉमिक, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर, उसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। इससे अभी तक निकाला है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। बट रेजोनेंस में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता, ये मॉलिक्यूल के लिए फॉलो होता है, किसके लिए? होमो एंड हेटेरोडाइएटॉमिक, होमो एंड हेटेरोडाइएटॉमिक्स के लिए। इस रूल से आप निकाल लेते हो बॉन्ड ऑर्डर। बट जरा देखो, कोई आपसे पूछ दिया कि कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, तो क्या इसका एमओटी पढ़ा है आप लोगों ने? कार्बोनेट आयन का एमओटी पढ़ा ही नहीं होगा। तो जब कार्बोनेट का एमओटी नहीं पढ़ा है तो कैसे पॉसिबल होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल पाए? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें रेजोनेंस का हेल्प लेना होता है, और रेजोनेंस, जिन कंपाउंड में रेजोनेंस होता है वहां पे बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो थ्रू रेजोनेंस। तो देखो यहाँ पे कार्बोनेट का तो नहीं निकाल सकते इस वाले ऑर्डर से, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, आपको पता है इसमें, इस मॉलिक्यूल में आपको पता नहीं होता है। तो ऐसे केस में अगर हमें पता लगाना हुआ तो क्या करेंगे? किसी को पता है? आइडिया बताओ, किसी को आइडिया हो कैसे निकालते हैं तो बताइए। एनीवन? सर नंबर हाँ बताओ। of bonds divided by number of surrounding atoms. नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय Surrounding atoms. नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम, ठीक है। ये जरूरी है, सेंट्रल एटम का बॉन्ड सिर्फ काउंट करेंगे, साइड एटम का नहीं। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। एक तो ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, इससे निकल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला एक और है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा पाई वाला, याद है किसी को? एक तो ये फॉर्मूला जिससे निकल जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला किसी को पता हो तो बोलो। नहीं पता है? सिग्मा पाई का एक रिलेशन होता है, किसी को आइडिया हो तो जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। पाई बाई सिग्मा प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड प्लस 1, इससे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल आपको कौन सा दिया हूं? कार्बोनेट आयन। तो चलिए सबसे पहले कार्बोनेट आयन का ही निकाल के देखते हैं, कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। तो कार्बोनेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप सबको पता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, यही स्ट्रक्चर है। इसमें देखो जरा, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 1। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है टोटल? 3 प्लस 1, ये कितना आ गया? 4/3। 4/3 से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर है। तुम इस आप लोग इससे भी निकाल के देखिए जरा, तो इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बनाया है ये, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म भाई। अब ये सिग्मा और पाई डिफाइंड नहीं है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जब पूछ दिया तो आपको इसमें देखना है कि टोटल 2 बॉन्ड यहाँ पे, तीसरा बॉन्ड यहाँ पे, चौथा बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल 4 बॉन्ड है और 3 एटम कार्बन को सराउंड करे, 3, तो भी 4/3, 1.33 आ गया कि नहीं? इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाला होगा। तो इसका कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.33। आपको यही फॉर्मूला सेट करना है और इसी फॉर्मूले से आपको निकल के सामने आएगा अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे तो। विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक ये हो गया, तो इसको आप लोग निकालो, और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इन एग्जांपल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए कि इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। जैसे आपको दे दिया गया बोरेट आयन, बोरेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। दूसरा आपको दे दिए फॉस्फेट आयन, इसका कैसे निकालोगे। फिर आपको दे दिए परक्लोरेट आयन, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देन सल्फेट आयन, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए।
अगर इन मॉलिक्यूल से पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, तो सभी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना आएगा, जरा जल्दी से निकाल के बताइए तो। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सभी लोग कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना आ रहा है। किसी का आएगा तो बताइएगा। बोरेट का कितना आएगा? 1। 1 आएगा, ठीक है। और इसके आगे बोरेट के बाद? हाँ, इसका एक आएगा, ठीक है। बोरेट एन का 1 ही आएगा, बाकी इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स है उनका फॉस्फेट का 1.25। फॉस्फेट का 1.25, ठीक है। और क्लोरेट का 1.7। 1.7, चलो देखते हैं ना, सही है। कैलकुलेट सही कर लिए हो तो आंसर आएगा, कैलकुलेशन गलती कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब जरूरी है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करता है, और अगर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पता चल गया तो बाकी सारी चीजें हमें पता चल ही जाएंगी। तो जरा देखो तो पहले वाले मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है। बोरेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, टोटली ट्राइगोनल प्लेनर, यही है बोरेट आयन, है ना। तो बोरेट आयन में देखोगे तो कितने हैं टोटल, सिग्मा बॉन्ड की संख्या पाई 0 है, तो क्या होगा 0/3 + 1, ये कितना आ जाएगा? 0/3 + 1 कितना आएगा? 1। या तुम जो बॉन्ड हमारा रूल है एक और, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब जितने बॉन्ड है टोटल 3 बॉन्ड और सराउंडिंग भी 3 है, तो 3/3 से भी बॉन्ड और कितना आएगा? एक ही आएगा। फॉस्फेट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल है फॉस्फेट, है ना। फॉस्फेट टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से इसमें देखो पाई की संख्या 1 है और सिग्मा की संख्या है 4 + 1, टोटल कितना हो गया? 5/4। तो 5/4 से कितना आएगा? 1.25। फॉस्फेट आयन का जो बॉन्ड रहा है वो कितना आया? 1.25, सबका आया। और उसके बाद अगला देखो, परक्लोरेट आयन है, तो परक्लोरेट आयन का क्या होता है? 1.75 आ रहा है, परक्लोरेट का 1.75 ही आएगा, निकाल के देखो। तो परक्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर होता है Cl O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये है परक्लोरेट आयन। तो इसमें सिग्मा की संख्या कितनी है भाई, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 है। पाई कितने हैं, सॉरी पाई 3 है, सिग्मा 4 है, तो एक, ये कितना हो गया? 7/4। तो 7/4 से कैलकुलेट करो, 1.75 आ रहा है इसका। और एक बचा सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन जो हमारा SO4 2-, तो SO4 2- में S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, तो इसमें कितना है टोटल? पाई की संख्या है 2, सिग्मा है 4 + 1, तो 6/4, 6/4 से कितना है? 1.5। तो फॉस्फेट का 1.5, सल्फेट का 1.75, बोरेट का 1, फॉस्फेट का 1.25। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया और पूछा आपसे कि इनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में, तो आप मॉलिक्यूल देखकर अरेंज कर ले जाओगे सब लोग, आंसर कर लोगे ना? लग जाना चाहिए सबसे, ऐसा ना हो कि ना लगे। चलो ये दूसरा एप्लीकेशन था। अब तीसरा एप्लीकेशन रेजोनेंस एनर्जी, हेडिंग लो थर्ड एप्लीकेशन रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे अब हम लोग।
कि किसी भी मॉलिक्यूल का दिया होगा तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकलता है? रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, किसी को आइडिया? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? कभी पढ़ा है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कि क्या क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, और किन मॉलिक्यूल में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं? क्या सभी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है? बोलो। हर मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं कर सकता ना, पॉसिबल है क्या कि सारा मॉलिक्यूल रेजोनेंस करे? नहीं। नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। बट रेजोनेंस एनर्जी उन्हीं मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं जो मॉलिक्यूल क्या करता हो, रेजोनेंस करता हो। अब अगर रेजोनेंस एनर्जी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है? रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालोगे? तो देखो, आपको जब पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे, है ना? उनमें से एक क्या था? रेजोनेंस हाइब्रिड था। रेजोनेंस हाइब्रिड था। तो हम ऐसे निकालते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की कि एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की? किसकी एनर्जी हाई सबसे ज्यादा होगी? बोलो। रेजोनेंस हाइब्रिड की लोअर एनर्जी होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा लोअर होता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन कैसे करते हो? एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या देखा हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी में? क्या देखा कि अगर किसी कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो क्या करना है? रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको रेजोनेंस एनर्जी मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे कॉमन मॉलिक्यूल जो हमें पढ़ने हैं जिनका रेजोनेंस एनर्जी आपके सामने में लिखा हुआ हूँ, बेंजीन से लेके हेट्रोसाइक्लिक तक। ये आपका बाईसाइक्लिक ट्राईसाइक्लिक हो गया और ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो इन मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे अभी रिएक्टिविटी की मैं बात करूंगा, ठीक है? इसमें से अगर पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, इसमें से मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है? तो शुरू के चार दिख रहे हैं, तो कौन सा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा है? इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है? और फिर पूछा जाता है कौन सा मॉलिक्यूल है जो मोस्ट एरोमेटिक है? तो आप जरा बताइएगा, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट एरोमेटिक अगर पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा आपका? कोई? एंथ्रासीन। एंथ्रासिन क्या है, मोस्ट स्टेबल कि मोस्ट एरोमेटिक? मोस्ट एरोमेटिक। हाँ ना ना, मोस्ट एरोमेटिक एंथ्रासिन नहीं है। एंथ्रासिन इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट एरोमेटिक इज बेंजीन। एरोमेटिसिटी पर रिंग होता है। देखो जरा, बेंजीन के एक रिंग का रेजोनेंस एनर्जी कितना है? 36। 46, 36। तो आपको रूल अगर पढ़ा होगा तो याद होगा कि रेजोनेंस का रूल ये बोलता है कि जिसका स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। और बेंजीन का देखो, जो दो स्ट्रक्चर बनते हैं दोनों इक्विवेलेंट बनेंगे, कोई नॉन इक्विवेलेंट बनेगा? बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर हमेशा क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। जबकि आप देखोगे कि जो ये है नैप्थलीन, इसके दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते, सब इक्वल नहीं होते, तो ये नॉन इक्विवेलेंट बनाता है। तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल, ठीक है? तो मोस्ट एरोमेटिक इज बेंजीन एंड मोस्ट स्टेबल इज एंथ्रासिन, इस वाले में। और नीचे वाले चारों में, नीचे के जो चार मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इन चारों में क्या कहानी है? इसमें से मोस्ट एरोमेटिक कौन सा है? थायोफीन। थायोफिन, पिरिडीन भी है उसमें, देखो लाइन में पिरिडीन भी दिख रहा है ना। थायोफिन किस बेसिस पे हो गया? स्ट्रक्चर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना। नहीं, रेजोनेंस एनर्जी देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो है, बट उसका स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? पिरिडीन का।
इसका आंसर पिरिडीन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था। पूछा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम कराने जाएंगे 4 मॉलिक्यूल्स का, मैं यहीं पे कंपेयर कर रहा हूं, आप उसका आंसर भी करिएगा और आता भी है क्वेश्चन, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 4 मॉलिक्यूल आपको दे दें, बेंजीन, पायरॉल, फ्यूरॉन और पिरिडीन, और पूछा जाए कि इन चारों मॉलिक्यूल का ईएसआर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप क्या लगाने वाले हो डिक्रीजिंग ऑर्डर, बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। इन चारों का सोच के लगाइए, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर। और लोग ट्राई करो, स्निग्धा बताओ बेटा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तुक्का मारो ना, नहीं आ रहा तुक्का मारो, कभी कभी क्या है ना कि बोलने से भी आता है। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, या सबसे बोल दो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, चाहे मोस्ट या लिस्ट बता दो, कोई एक बताओ। 1 4 2 3। 1 4 2 3 ना, 2 गलत 3। गलत है, गलत। फ्यूरेन, पिरिडीन, फिर बेंजीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। पायरॉल, फिर फिर फ्यूरेन, फिर पिरिडीन और सबसे कम बेंजीन। और कोई, गलत, गलत है, गलत है। और कोई ट्राई करेगा। तुम लोग ट्राई कर बोलो, तुम लोग तो पढ़े होगा ना, एमएससी में पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया अभी तक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हो। आस्था कुछ बताओगे, पढ़ाए हैं बेटा क्लास में रिएक्टिविटी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पायरॉल, ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिव होता है पिरिडीन। पायरॉल मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद फ्यूरॉन, देन बेंजीन, और सबसे लास्ट में कौन गया, पिरिडीन, ये सबसे आखिरी में होता है। ठीक है, ये पायरॉल हो गया, ये हो गया फ्यूरॉन, ये हो गया बेंजीन। अब सवाल आएगा ऐसा क्यों हुआ ना, तो जो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनका रेजोनेंस ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव। अब सवाल है कि फिर अगर रेजोनेंस एनर्जी पे बात करते हैं तो इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी तो पायरॉल की ज्यादा है ना, तो जिसके रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। उसका वजह देखो क्या है, इस पूरे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाने का काम किसका है, नाइट्रोजन का, और इस पे किसका है, ऑक्सीजन का। अगर नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा, करेगा ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब दोनों केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट सवाल ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा एलिमेंट अपना लोन पेयर इजिली लूज कर सकता है, ऑक्सीजन जल्दी करेगा कि नाइट्रोजन करेगा, बताओ। जो जल्दी करेगा, आसानी से करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो डिफिकल्टी से करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम पायरोल की बात करते हैं तो पायरोल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या है, सॉरी फ्यूरॉन में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये क्या है, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से देंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए पायरॉल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इसको क्या करता है, ज्यादा एक्टिव बनाता है। ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इसको लेस रिएक्टिव बनाता है। फिर जब कंपेयर इन दोनों में करोगे तो यहाँ देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर से रिंग का कोई मतलब नहीं है, बट इस नाइट्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, है ना। और स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से pyridine की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी जाती है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े होगे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से pyridine के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, pyridine की रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाती है। तो ये आपको ऑर्डर ओवरऑल मिलेगा। बोलो समझ आया। ये सबको समझ आया ना, आगे चला जाए। ये दूसरा एप्लीकेशन था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जो बड़ा एप्लीकेशन है, एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अपने आप में एक बड़ा टॉपिक ही है, तो अब उसको नया टॉपिक डाल देना, एरोमेटिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सबको समझ आया ना, क्लियर करो तब आगे बढ़े। चलो हेडिंग कर लो एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक जितने टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड हैं सब पढ़ेंगे, ठीक है। जितने एरोमेटिसिटी जानते हो सब पढ़ना है। एरोमेटिक में कितने वर्ड्स आप लोगों ने सुने हैं, एरोमेटिक से रिलेटेड कितने वर्ड्स सुने हो, जरा सबके नाम बताओ। और ये एरोमेटिसिटी ही नहीं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, रिएक्टिविटी भी आ जाएगा, रिएक्शन भी आ जाएगा, और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत कुछ आएगा। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कितने लोगों ने एरोमेटिसिटी में क्या क्या वर्डिंग या टर्मिनोलॉजी सुने हो, जरा एक बार मुझे बताओ, तब पढ़ाने में आएगा मजा। कोई सुना है कुछ?